बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी। ऐसे प्रिंसिपल हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में दे दिए गए। जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो इसमें स्टेट के ऊपर कुछ जिम्मेदारियां दे दी गई कि स्टेट जो है हमारा पाकिस्तान जो है उसकी डायरेक्शन ये होगी। ये असूल हैं, रहनुमा असूल जिसे आप यूँ कह सकते हैं कि इन असूलों के ऊपर पाकिस्तान की जो रियासत है वो चलेगी इन असूलों के तहत। उसके लिए जो रेलिवेंट आर्टिकल हैं वो आर्टिकल 29 से लेकर आर्टिकल 40 तक हैं जो प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी से डील करते हैं। सबसे पहले आर्टिकल 29 में प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी बताए गए हैं कि ये क्या हैं, और फिर आर्टिकल 30 में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी पे अमल दरामद करवाना। अब इसमें आर्टिकल 31 में जो पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी में, इस्लामिक वे ऑफ लाइफ, ये हमारी रियासत की ज़िम्मेदारी है, हमारी स्टेट की ये ज़िम्मेदारी है कि ऐसे माहौल बनाया जाए, ऐसे मौके पैदा किए जाएं कि इस्लामिक वे ऑफ लाइफ जो है वो लोग अडॉप्ट कर सकें। इसके लिए पाकिस्तान की हुकूमत को ऐसी टीचिंग ऑफ होली कुरान, जैसे आजकल थोड़े दिन पहले ही कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नर पंजाब ने एक बिल पास कर ऑर्डिनेंस जारी किया है कि जिसके तहत कि पंजाब के सब इंस्टीट्यूशंस में कुरान पाक को तर्जमे के साथ पढ़ाया जाएगा। ये लाजमी होगा डिग्री लेने के लिए। तो पाकिस्तान की ये ज़िम्मेदारी है इस लिहाज से कि ये पाकिस्तान के इस्लामिक जो रहने वाले हैं उनके इस्लामिक वे ऑफ लाइफ जो है उसको इंश्योर करें और उसको प्रमोट करें। आर्टिकल 32 में प्रमोशन ऑफ लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। लोकल गवर्नमेंट कहते हैं जैसे पहले हमारे नाज़मीन थे, फिर चेयरमैन थे, पहले नाज़मीन थे फिर चेयरमैन थे। लोकल अथॉरिटी, लोकल बॉडीज जो इलेक्शन है वो करवाना स्टेट की जिम्मेदारी होगी। ऐसे लोकल गवर्नमेंट के इदारों को प्रमोट करना ताकि वो अवाम के करीब तर होते हैं, उनको लोगों के मसाइल का पता होता है, लोगों की भी एक्सेस आसानी से होती है। तो इसलिए ये स्टेट की जिम्मेदारी है कि लोकल गवर्नमेंट जो है उसके इंस्टीट्यूशन को प्रमोट करे। नंबर 3 है प्रोकियल एंड अदर सिमिलर प्रेजुडिस टू बी डिस्करेज, कि जितनी भी बुराइयां हैं वो ट्राइब से मकामी या जितनी भी, उनको ख़त्म करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होगी। और आर्टिकल 34 में फुल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन नेशनल लाइफ, हमारी नेशनल जो लाइफ है, कौमी जो ज़िंदगी है, उसमें जिम्मेदारी है स्टेट की कि वो वुमेन की शिरकत को, ख़वातीन की शिरकत को यकीनी बनाए। जैसे हमारी नेशनल असम्बली में ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें भी हैं, जनरल सीट्स पे भी इलेक्शन लड़ सकती हैं और मखसूस भी हैं कि वो इलेक्शन लड़ सकती हैं। आर्टिकल 35 में प्रोटेक्शन ऑफ फैमिली, ये भी जितने भी पाकिस्तान के बशिंदे रहने वाले हैं उनको आप स्टेट की ये जिम्मेदारी बता दी गई कि द स्टेट शैल प्रोटेक्ट द मैरिजेस एंड द फैमिली, द मदर एंड द चाइल्ड। ये स्टेट की जिम्मेदारी है कि इस तरह के कवानीन बनाएगी और कि लोगों की जो मैरिजेस हैं उनको सेफ गार्ड या प्रोटेक्शन मुहैया करे। प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज़, आर्टिकल 36 है प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज़। जितने भी मुल्क में माइनॉरिटीज़ हैं उनकी प्रोटेक्शन भी रियासत की जिम्मेदारी होगी। आर्टिकल 37 में प्रमोशन ऑफ सोशल जस्टिस एंड एरेडिकेशन ऑफ सोशल इवल्स, जितनी भी बुराइयां हैं उनको ख़त्म करना स्टेट की जिम्मेदारी और अच्छाइयों को प्रमोट करना ये भी स्टेट की जिम्मेदारी आर्टिकल 37 में। और आर्टिकल 38 में प्रमोशन ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ द पीपल, ये भी जिम्मेदारी हो गई स्टेट की। और आर्टिकल 39 में प्रिपरेशन ऑफ पीपल, पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन आर्म फोर्सेस, आर्मी जो आर्म फोर्सेस हैं पाकिस्तान की, उनमें लोगों की पार्टिसिपेशन जो है वो ज़रूरी है। उसके लिए स्टेट ऐसे इक़दाम करेगी कि वो उनकी पार्टिसिपेशन को इंश्योर करे। और आर्टिकल 40 में फिर बताया गया कि हमारे जो बरादर इस्लामी ममालिक हैं उनके साथ भी अच्छे रवाबत रखे जाएंगे और स्टेट जो है वो उसकी ये किरदार अदा करेगी। ये प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी के कुछ आर्टिकल मैंने आपकी गोश्तवार किए। अब बहुत अहम
जो टॉपिक है, जो एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट से भी और हम रोज़ देखते हैं असम्बली में जब इलेक्शन आते हैं प्रेसिडेंट के, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है पाकिस्तान का, मुल्क का, वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, सदर पाकिस्तान हैं, उसके लिए जो रेलिवेंट आर्टिकल हैं, वो जो रेलिवेंट प्रोविजंस हैं, जो कानून है, आर्टिकल 41 है द प्रेसिडेंट, ये बहुत अहम है एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट से भी और वैसे भी आपको सबको पता होना चाहिए। इसमें क्लास में भी हमने बड़ा फोकस किया था, इस टॉपिक पे पढ़ा था। अब भी मैं इसको तफसील के साथ थोड़ा कोशिश करता हूँ कि आपको बताया जाए। ये एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट से भी अहम है और वैसे भी बहुत अहम है कि आपको इसका पता होना चाहिए कि हमारे प्रेसिडेंट कौन कौन इलेक्ट हो सकता है, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, उसके फंक्शंस, पावर एंड फंक्शंस क्या हैं, उसका इलेक्शन कैसे होता है, फिर उसकी इम्पीचमेंट या उसका रिमूवल कैसे होता है। ये बातों का पढ़ना और समझना बहुत ज़रूरी है। तो आर्टिकल 41 से शुरू करते हैं। देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान who shall be the head of the state and shall represent the unity of the republic। ये प्रेसिडेंट जो हैं पाकिस्तान के, who shall be the head of the state, हमारे मुल्क के हेड होंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होंगे आर्टिकल 41 के तहत क्लास 1 में। क्लास 2 में क्वालिफिकेशन बताई गई हैं कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ने के लिए कौन कौन सी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कौन कौन बंदे इलेक्शन लड़ सकते हैं प्रेसिडेंट का। अ पर्सन शेल नॉट बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट अनलेस ही इज ए मुस्लिम ऑफ नॉट लेस देन 45 ईयर्स ऑफ एज एंड इज क्वालिफाइड टू बी इलेक्टेड एज मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली। इसमें 3 क्वालिफिकेशन बताई गई। प्रेसिडेंट पाकिस्तान इलेक्ट होने के लिए मुसलमान होना ज़रूरी है। आर्टिकल 41 क्लास 2, प्रेसिडेंट इलेक्ट होने के लिए 45 ईयर्स एज, कम से कम 45 ईयर्स एज जो है वो होनी चाहिए। और तीसरी जो कंडीशन है वो एलिजिबल हो पार्लियामेंट का मेंबर बनने का, यानी इलेक्शन लड़ने का। वो 62-63 की जो आर्टिकल है ना, उसमें जो क्वालिफिकेशन और डिसक्वालिफिकेशंस हैं उनके मुताबिक भी उस छाननी से भी वो निकल के आया हो, यानी वो इलेक्शन लड़ने के काबिल हो, वो डिसक्वालीफाई ना करता हो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए। ये नेशनल असेंबली और नेशनल असेंबली का इलेक्शन करने का एलिजिबल हो, वो बंदा प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ सकता है। ये 3 क्वालिफिकेशंस हैं। अब द प्रेसिडेंट शैल बी इलेक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेकंड शेड्यूल बाय द मेंबर्स ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ। अब प्रेसिडेंट को वोट कास्ट करने के लिए जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो कौन सा होगा? आर्टिकल 41 क्लास 3, मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस। जब बोथ हाउसेस कहता होता हूँ तो नेशनल असेंबली और सेनेट, ये भी इलेक्टोरल कॉलेज में, और फिर द मेंबर्स ऑफ द प्रोविंशियल असेंबलीज। चारों सूबाई असम्बलियाँ के जो मेंबर हैं, यानी MNAs, सेनेटर और MPs, ये इलेक्टोरल कॉलेज है प्रेसिडेंट का। प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ने के लिए जो प्रेसिडेंट को वोट कास्ट करते हैं वो ये 5 होते हैं, यानी नेशनल असेंबली, सेनेट के मेंबरान और चारों सूबाई असम्बली के मेंबरान। ये प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज है। क्लास 4 आर्टिकल 41 की, द इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट शैल बी हेल्ड नॉट अर्लियर देन 60 days or not later than 30 days before the expiration of the term of the president in office। जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन है वो 5 साल के लिए इलेक्ट होते हैं, तो ये क्लास 4 में बताया है कि जब उसकी टर्म ख़त्म होनी है ना, फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट, आज टर्म ख़त्म होती है, आज डेट है जनाब 18/6/2020, आज टर्म ख़त्म होती है प्रेसिडेंट की, मुद्दत ख़त्म होती है, 5 साल के लिए वो इलेक्ट हुए थे, आज मुद्दत खत्म होती है। तो आर्टिकल 41 क्लास 4 में ये बताया है कि आज से 60 दिन पहले इलेक्शन नहीं करवाया जाएगा, 60 दिन के अंदर अंदर करवा सकते हैं, 60 से पीछे नहीं जा सकते। यानी आज मुद्दत खत्म हुई है तो आज से 2 महीने पहले के अंदर अंदर, 60 दिन के अंदर अंदर आप इलेक्शन करवा सकते थे, 60 दिन से पीछे नहीं जा सकते। इसी तरह आगे बताया गया इसी में कि आज मुद्दत खत्म हुई है तो मुद्दत खत्म होने के बाद इलेक्शन करवाना है तो विद इन 30 डेज करवाना है, 30 डेज से ऊपर नहीं जा सकते आप। अब इसमें प्रोवाइजो दे दिया गया, अगर फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट, अगर नेशनल असेंबली डिसॉल्व है या नेशनल असेंबली नहीं है तो
फिर बताया है प्रोवाइडेड दैट इफ द इलेक्शन cannot be held within the period aforesaid because the National Assembly is dissolved, it shall be held within 30 days of the general election to the Assembly. जब MNAs का इलेक्शन होगा, नेशनल असेंबली का इलेक्शन होगा, वो इलेक्ट हो जाएंगे तो फिर 30 डेज के अंदर अंदर इलेक्शन करवाया जाएगा। जैसे वो हमारे पास एक एग्जांपल है रफ़ीक तारड़ साहब वाले। रफ़ीक तारड़ साहब प्रेसिडेंट थे, वो असम्बलियाँ डिज़ोल्व हो गई, फिर वो प्रेसिडेंट रहे, जनरल मुशर्रफ ने जब टेक ओवर कर लिया था तो फिर 2002 में इलेक्शन हुआ जब चौधरी शुजात काफ लीग वाले आए तो फिर वो उनको हटाया गया और नए प्रेसिडेंट जो थे उनको लाया गया। तो वो प्रेसिडेंट तब तक रहेंगे अगर नेशनल असेंबली डिज़ोल्व हो गई, इलेक्टोरल कॉलेज टूटा हुआ है, तो प्रेसिडेंट तब तक रहेंगे जब तक नेशनल असेंबली का नया इलेक्शन नहीं होता। इलेक्ट होने के बाद वो 30 डेज के अंदर। आगे क्लास 5 में जनाब बताया है an election to fill a vacancy to the in the office of president shall be held not later than 30 days for the occurrence of the vacancy. For the sake of argument, जैसे डॉक्टर आरफ अलवी हैं अब हमारे प्रेसिडेंट, डॉक्टर आरफ अलवी, अभी उनकी टर्म ऑफ ऑफिस रहती है, खुदा न खास्ता आज वो उनकी पोस्ट जो है वो वेकेंट हो जाती है प्रेसिडेंट की, वो रिज़ाइन कर देते हैं या किसी वजह से तो वेकेंट हो जाती है, तो फिर इसमें आर्टिकल 5 में लिखा हुआ है कि वैकेंसी होने के 30 डेज़ के अंदर, अब चूँकि नेशनल असेंबली भी मौजूद है, सेनेट तो होता ही होता है, वो कंटिन्यूस हाउस है, प्रोविंशियल असेंबलीज भी हैं, तो इलेक्टोरल कॉलेज मौजूद है, तो 30 डेज़ के अंदर अंदर प्रेसिडेंट का इलेक्शन करवाना ज़रूरी होगा। अब क्लास 6 में द वैलिडिटी ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट शेल नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन बाय और बिफोर एनी कोर्ट और अदर अथॉरिटी। इलेक्शन जो है प्रेसिडेंट का उसको किसी कोर्ट ऑफ लॉ में उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये था आर्टिकल 41, उसमें इसकी प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशंस बताई गई हैं और फिर इलेक्टोरल कॉलेज बताया गया है। मैं फिर इसमें आर्टिकल 42 देखते हैं, ओथ ऑफ प्रेसिडेंट आर्टिकल 42 में है, बिफोर एंटरिंग अपॉन ऑफिस द प्रेसिडेंट शैल मेक बिफोर द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ओथ in the form set out in the third schedule में जो हलफ दिया गया है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हलफ लेंगे, फिर वो ऑफिस संभालेंगे। कंडीशंस ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफिस, प्रेसिडेंट का जो ओहदा है उसके लिए आर्टिकल 43 में कुछ पाबंदियां हैं कि वो कोई किसी किस्म का सरकारी मुलाजम ना हो या कोई सरकारी जॉब ना करते हों, तो वो बंदा जो है द प्रेसिडेंट शेल नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इन सर्विस ऑफ पाकिस्तान और ऑक्यूपाई एनी अदर पोजीशन कैरिंग द राइट टू द रिम्यूनरेशन फॉर द रेंडरिंग ऑफ सर्विस। और फिर ये बताया है कि कोई शख्स जो है वो नेशनल असेंबली का मेंबर हो या प्रोविंशियल असेंबली का मेंबर हो तो वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। अगर वो मेंबर है या सेनेटर है तो उसको अपनी सीट छोड़नी पड़ेगी, तो वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ेगा। टर्म ऑफ ऑफिस आर्टिकल 44 में बताई गई है जी, 5 ईयर है। आर्टिकल 45 में 5 ईयर टर्म ऑफ ऑफिस, द सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट शेल होल्ड ऑफिस फॉर ए टर्म ऑफ 5 ईयर्स फ्रॉम द डे ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस। जब वो ऑफिस में जाते हैं, ओथ लेने के बाद ओथ लेते हैं, तो फिर 5 साल उनके ऑफिस की टर्म है। आर्टिकल 45 में कुछ प्रेसिडेंट को पावर दी गई हैं, प्रेसिडेंट्स पावर टू ग्रांट पार्डन। जब सज़ाएं हो जाती हैं तो फिर उन सज़ाओं को सुप्रीम कोर्ट तक जब सज़ाएं हो जाती हैं तो आर्टिकल 45 के तहत प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को कुछ इख्तियार हासिल होते हैं कि वो उस सेंटेंस को सस्पेंड कर सकते हैं या कुछ उसको माफ़ भी कर सकते हैं। ये आर्टिकल 45 में है। आर्टिकल 46 में प्रेसिडेंट टू बी केप्ट इन्फॉर्म्ड, द प्राइम मिनिस्टर शैल कीप द प्रेसिडेंट इन्फॉर्म्ड ऑन द ऑल मैटर्स ऑफ इंटरनल एंड फॉरेन पॉलिसी। जितने भी मामलात होंगे रियासत पाकिस्तान के जो एग्जेक्टिव जिसके कंट्रोल में, जैसे प्राइम मिनिस्टर चूँकि एग्जेक्टिव हेड है पाकिस्तान के पार्लिमानी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, वो जितने भी मामलात होंगे वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को इन्फॉर्म करने के पाबंद होंगे। आर्टिकल 47, अच्छा यहाँ तक आर्टिकल 41 से लेकर क्वालिफिकेशंस और कुछ कंडीशंस टर्म ऑफ ऑफिस ये बताया गया प्रेसिडेंट का और पावर्स बताई गई हैं। आर्टिकल 47 में इम्पीचमेंट है
और रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट है आर्टिकल 47 में। इस पे अलग भी आपको क्वेश्चन आ सकता है और उसके साथ भी कंबाइन भी आ सकता है। देखिएगा जिस तरह का क्वेश्चन हो उसके मुताबिक आपने हल करना है। आर्टिकल 47 बड़ा अहम है। Notwithstanding anything contained in the Constitution, the President may, in accordance with the provision of this article, be removed from the office on the ground of physical and mental incapacity and impeached on a charge of violation of Constitution or gross misconduct। अब 3 चीज़ों पे प्रेसिडेंट को ओहदे से हटाया जा सकता है। फिजिकल और मेंटल इनकैपेसिटी, फिजिकल इनकैपेसिटी हो जाए, मेंटल इनकैपेसिटी हो जाए, या उनके खिलाफ ग्रॉस मिसकंडक्ट की एलिगेशन कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को अपने ओहदे का नाजायज़ इस्तेमाल किया, तो ये इन 3 ग्राउंड्स पे प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है। अब प्रेसिडेंट को हटाने का जो तरीका है, जो मेंबरान हैं नेशनल असेंबली या सेनेट, बोथ हाउसेस में कहीं भी ये रिमूवल जो है, इम्पीचमेंट, इसको शुरू किया जा सकता है। अब इसमें एक सादा नॉट लेस देन हाफ ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ ईदर हाउस may give to the speaker or national assembly, or as the case may be, the chairman written notice of its intention to move a resolution for the removal of, or the case may be to impeach the president, and such notice shall set out the particulars of his incapacity or of the charge against him। क्लास 2 में बताया गया है कि नेशनल असेंबली में भी इम्पीचमेंट के लिए रेजोल्यूशन लाई जा सकती है और सेनेट में भी लाई जा सकती है, और उस रेजोल्यूशन को लाने के लिए 1/2 जो मेंबरशिप है वो उसकी सिग्नेटरी होगी रेजोल्यूशन की, तब उसको नोटिस किया जाएगा, और अगर सेनेट में की जाती है तो उसके भी 1/2। क्लास 3 में if a notice under class 2 is received by the chairman, he shall transmit it forthwith to the speaker। अगर नेशनल असेंबली में वो करारदाद पेश की जाती है रिमूवल की या इम्पीचमेंट की, तो फिर तो ठीक। अगर ऐसा भी हो सकता है कि सेनेट में दी जाए, तो सेनेट के जो चेयरमैन हैं वो उसको ट्रांसमिट कर देंगे स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली की तरफ। फिर जो स्पीकर हैं वो द स्पीकर, क्लास 4 में, द स्पीकर शैल विद इन 3 days ऑफ द रिसीप्ट ऑफ ए नोटिस अंडर क्लास 2 और क्लास 3 cause a copy of the notice to be transmitted to the president। जब स्पीकर नेशनल असेंबली को वो रेजोल्यूशन मिल जाए 1/2 से सिग्नेटरी उसके हों रेजोल्यूशन के, तो फिर 3 दिन के अंदर अंदर प्रेसिडेंट को उस नोटिस की, उस रेजोल्यूशन की कॉपी जो है वो ट्रांसमिट करनी ज़रूरी होगी। अब क्लास 5 में द स्पीकर शैल समन टू दी 2 houses टू मीट इन जॉइंट सिटिंग नॉट अर्लियर देन 7 days, नॉट लेटर देन 14 days आफ्टर द रिसीप्ट ऑफ द नोटिस बाय हिम। अब जब नेशनल असेंबली के स्पीकर को नोटिस वसूल हुआ है तो 7 दिन के पहले जॉइंट सिटिंग कॉल नहीं कर सकते और 14 दिन से आगे नहीं जा सकते, यानी 7 दिन के बाद और 14 दिन से पहले जॉइंट सिटिंग कॉल करनी है जब वो रेजोल्यूशन टेबल हो जाती है नोटिस करने की। अब द जॉइंट सिटिंग में इन्वेस्टिगेट, और जो जॉइंट सिटिंग होगी वो इन्वेस्टिगेशन कर सकती है उन चार्जेस की, एलिगेशंस की। फिर प्रेसिडेंट के पास वो प्रेसिडेंट को भी इस्तेहकाक होगा कि वो अपने दफा कर सकें, और उसके बाद अगर ये इन्वेस्टिगेशन में ये बात आए कि ये ग्रॉस मिसकंडक्ट है या फिजिकल या मेंटल इनकैपेसिटी है प्रेसिडेंट की, तो फिर उसकी वोटिंग होगी। जो पार्लियामेंट का जो बोथ हाउस का जॉइंट सिटिंग होगी ना, उसमें 2/3 वोटों से अगर वो रेजोल्यूशन पास कर लेते हैं, मंजूर कर लेते हैं 2/3 वोटों से, यानी 2/3 अक्सरियत से वो रेजोल्यूशन पास हो जाती है, तो फिर जो प्रेसिडेंट हैं वो अपने ओहदे पर नहीं रहेंगे, उनको हटा दिया जाएगा, इम्पीचमेंट की जो रेजोल्यूशन है वो पास हो जाएगी। ये था इलेक्शन प्रेसिडेंट का। और आर्टिकल 48 में प्रेसिडेंट टू एक्ट ऑन एडवाइस, जो चूँकि हमारे मुल्क में पार्लिमानी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड जो हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हैं, और एग्जेक्टिव के जो हेड हैं आर्टिकल 90 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके एग्जेक्टिव के हेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैं। इख्तियारात के मालिक ज़्यादा जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर के पास हैं पार्लिमानी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में।
तो प्रेसिडेंट जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर की कैबिनेट की एडवाइस पे अमल करने के पैमाने हैं। हाँ, इतना हो सकता है कि वो रिकन्सिडरेशन के लिए दोबारा भेज दें। अगर वो रिकन्सिडर करके दोबारा भेजते हैं प्रेसिडेंट के पास कि आप एडवाइस दी है, तो प्रेसिडेंट फिर उस एडवाइस को रिजेक्ट नहीं कर सकते, उसको अप्रूव करना पड़ेगा। अच्छा, एक जब चेयरमैन जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हैं वो पाकिस्तान से बाहर हैं, तो उनकी अदम मौजूदगी में जो चेयरमैन सेनेट होंगे वो कायम मकाम सदर होंगे आर्टिकल 49 में। और अगर चेयरमैन सेनेट भी अवेलेबल नहीं है या वो अपनी जिम्मेदारियां अदा नहीं कर सकती किसी वजह से, बैरून मुल्क हैं या खुदा न खास्ता उनके ख़िलाफ़ भी कोई मामला हैं, तो फिर जो नेशनल असम्बली के स्पीकर होंगे वो कायम मकाम सदर होंगे पाकिस्तान के, वो निज़ाम चलाएंगे। ये था जी हमारा प्रेसिडेंट का इलेक्शन, प्रेसिडेंट की क्वालिफ़िकेशंस, प्रेसिडेंट का रिमूवल, प्रेसिडेंट के इख्तियारात। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आए होंगे। इंशाअल्लाह फिर आपके साथ मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह आपका, मेरा, हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।